नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खरीफ सीजन शुरू होने से पहले कृषि विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। किसानों को खाद की कमी न हो और कालाबाजारी पर रोक लगे, इसके लिए विभाग ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। कृषि विभाग का दावा है कि जिले में यूरिया समेत सभी आवश्यक उर्वरकों का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और किसानों को जरूरत के अनुसार खाद उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष बिलासपुर जिले में करीब 1,75,850 हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बोनी का लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से खाद का वितरण शुरू कर दिया गया है। शासन के नए निर्देशों के तहत किसानों को उनके पंजीकृत रकबे के आधार पर एक मुश्त खाद दिया जाएगा। इससे बार बार खाद लेने की परेशानी नहीं होगी और वितरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। किससे शुरू हुई है ये सब बता दीजिए। हमारे बिलासपुर जिले में खाद और बीज की किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। पहले जो था कि 80% किसानों को दिया जाएगा जो गत वर्ष लिए हैं उनका। अब ये मतलब 2 दिन पहले 3 दिन पहले आदेश आ चुका है कि जो किसान की रकबा के आधार पर जो पात्रता बनती है एक मुश्त यूरिया भी प्रदान किया जाएगा। और हमारी समितियों में खाद की दिक्कत नहीं है। प्राइवेट निजी दुकानों में वहाँ खाद है और साथ साथ में अभी यूरिया की सप्लाई और रेक के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। हमारा 1,72,000 लगभग में धान की खेती होगी और कुल मिलाकर 1,75,850 हेक्टेयर में खरीफ सीजन की बोनी होगी। कुछ जिनका एग्री स्टेक नहीं बना होगा, एग्री स्टेक के आधार पर ही मिलेगा उनका। और साथ साथ में अगर यदि मान एग्री स्टेक नहीं है तो प्राइवेट में भी नहीं मिलेगा और वहाँ भी नहीं मिलेगा। ये समस्या हो सकती है, ऐसे किसान आ सकते हैं। बाकी हमें खाद बीज की दिक्कत कहीं नहीं है। विभाग ने किसानों से एग्री स्टेट पोर्टल पर पंजीयन कराने की अपील की है ताकि खाद वितरण में किसी तरह की दिक्कत न आए। अधिकारियों का कहना है कि सभी पात्र किसानों को उनके रकबे के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाएगा। जहाँ खाद प्राइवेट दुकान में निरीक्षण किया जाता है हमारे निरीक्षकों द्वारा, जहाँ अवैध खाद भंडारण हो रही है या साथ साथ में किसी प्रकार की विसंगतियाँ हैं फर्टिलाइजर एक्ट 1985 के अंतर्गत जो कमियां हैं उनको पाया जाता है निरीक्षण के दौरान, तो उन पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग अभी हमारे यहाँ नेट से ऊपर मतलब निरीक्षण हो चुके हैं और उसमें से हम 19-20 लोगों को नोटिस जारी किया जा चुका है और 2-3 किसानों के उनका विज्ञप्ति लाइसेंस निलंबित किया गया है। वहीं खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण करने वालों पर भी विभाग सख्त कार्यवाही कर रहा है। अब तक 19 से 20 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 से 3 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। कृषि विभाग ने साफ किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सूरज पुरैना के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस को कोयला हेराफेरी के एक बड़े मामले में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। लंबे समय से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। मामला 15 जून का है, जब चिल्हाटी श्यामा विहार निवासी कप्तान सत्यनारायण ने शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में सामने आया कि कोरबा की खदानों से स्टील प्लांट के लिए भेजे गए कोयले में रास्ते में हेराफेरी की गई थी। आरोपियों ने असली कोयला निकालकर उसकी जगह मिलावटी कोयला मिला दिया था। जांच के दौरान 3 ट्रकों में कोयले की गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी वैभव सोनी उर्फ चुकलू और निखिल साहू को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलने की उम्मीद है। इससे पहले पुलिस कोल डिपो संचालक, वाहन मालिकों और एक ड्राइवर समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि कोयला हेराफेरी में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मस्तूरी थाना क्षेत्र में कोयला के अफरा-तफरी के मामले में जो उसके चालक थे, ड्राइवर थे, जो वाहनों के ड्राइवर, वाहन मालिक और जो कोल डिपो संचालक थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। मामले में 2 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसको अभी मस्तूरी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो वैभव सोनी और निखिल साहू है। दोनों को कल गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। भिलाई चरोदा नगर निगम में हावड़ा कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर भाजपा ने आज जोरदार हल्ला बोल किया। महापौर और निगम आयुक्त के खिलाफ भाजपा नेताओं, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय का घेराव कर दिया। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश में पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी हुई। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भिलाई 3 के मंगल भवन के सामने भारतीय जनता पार्टी के भिलाई चरोदा मंडल और पार्षद दल के नेतृत्व में हल्ला बोल आंदोलन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने महापौर और निगम आयुक्त पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं
और जनता के पैसों के दुरुपयोग के गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की और निगम कार्यालय घेरने का प्रयास किया। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। निगम कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और बैरिकेडिंग की गई। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़े तो बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई, जिसके बाद पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की और झूमाझटकी देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने तुरंत स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने इन मामलों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसडीएम महेश सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और उग्र रूप लेगा। दूसरी ओर महापौर निर्मल कोसरे ने भाजपा के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य पारदर्शिता के साथ और नियमों के अनुसार किए जा रहे हैं। महापौर ने इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश और जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। इस घटना के बाद नगर निगम में भ्रष्टाचार को लेकर सियासी तकरार तेज हो गई। जिस तरीके से लगातार जो है समस्याओं को उठाने की बात की जाती है, वहाँ कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल के बाद जो है जन समस्याओं को लेकर के ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। भाई टूट जाएगा। जिस तरीके से देख सकते हैं में भी भ्रष्टाचार करने का काम किया है। ऐसे भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने शहर सरकार को फाड़ फेंकने के लिए आज हमारे भिलाई चरोलियों की आम जनता इस 52 पूरे 40 वार्डों से पूरा 16 पार्षद और 24 छाया पार्षद और यहाँ के कार्यकर्ता जन कार्यकर्ता ने आक्रोश दिखाया है महापौर के प्रति और सभापति एवं शहर सरकार के प्रति। पूरे आम जनमानस का जन आक्रोश है। यहाँ हर स्तर पर सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। पानी की समस्या आज तक हल नहीं कर पाई महापौर ने। महापौर शपथ लेते ही यही बोला था कि मैं 1 साल के अंतर्गत हर घर पे पानी पहुंचाऊंगा। वो गहरी नींद और कुंभकर्ण नींद में सोए रहे। आज जनता जगी है, जब जगा तब सवेरा। आज उसको पूरे 40 वार्ड के जनता ने दिखला दिए कि अब क्या होता है। जिस तरीके से इन लोग भ्रष्टाचार किए हैं, यहाँ पे पेवर ब्लॉक है, रोड है। अभी नगर उत्थान का 29 करोड़ का जो राशि राज्य शासन द्वारा स्वीकृति हुई है, उसकी जो टेंडर अभी 1 तारीख को लग रही है, उसको हम पूरे पार्षद और यहाँ के पूरे भिलाई की जनता के प्यास बुझाने के लिए हम लोग मोरी जलाशय से वहाँ पे लाया जाए पानी है करके हम लोग लिखित में आवेदन दिए। उसको भी नजरअंदाज करते हुए महापौर और शहर सरकार ने अपने विधायक जी अभी तक 2.5 साल में कम से कम 80 करोड़ रुपया इस निगम को राशि दी है। वो कहाँ गया पैसा? बस बंटरहार। यहाँ की शहर सरकार जैसे अपने अपने चाहते वार्डों में शिकायत करेंगे किए, ऊपर तक शिकायत किए, तभी आज पूरे पब्लिक जगी है और जग करके यहाँ पे जन आक्रोश दिख रहा है। पूरा 16 के 16 पार्षद हम एक हैं। आंदोलन में भिलाई चरौदा नगर निगम है और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास जो पिछले कांग्रेस सरकार 5 साल बंद करके रखी थी, हमारी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आवास जिनका बनना था आवास नहीं बना। पूरी राशि यहाँ से निकल गई है, इसके खिलाफ भ्रष्टाचार था। यहाँ पर पेयजल की राशि आती है, उसका मत परिवर्तन कर दिया जाता है। प्योर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है। यहाँ पर सड़कों की सफाई नहीं हो रही है, नाली
की सफाई नहीं हो रही है। तमाम जो भ्रष्टाचार घोटाला हुआ है उसके खिलाफ में आज का हमारे एक दिवसीय धरना। अभी भी कार्यकर्ता साथ नहीं हो रहे, 3 लेयर सिक्योरिटी सभी तोड़ दिए, अब निगम के अंदर घुस कर क्या प्लान है आगे का? निश्चित तौर पर जनता आक्रोशित है और जिस प्रकार यहाँ के निगम प्रशासन जो लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, सरकार आप लोगों की है, जांच करवाएंगे? निश्चित तौर पर उनकी शिकायत हुई है। माननीय मंत्री जी अरुण साहु जी से हम लोग मिलकर उनकी शिकायत किए हैं और आने वाले समय में जो भी दोषी होगा उनको बख्शा जाएगा। अच्छा, मुख्य सड़क को आप लोगों ने घेर कर ये पूरा प्रदर्शन किया था, परमिशन था आप लोगों को? परमिशन है। ये क्या मानते हैं कि क्यों इतना घोटाला हो रहा है जो, और क्या आगामी चुनाव में इसका क्या नतीजा दिखेगा? कांग्रेस की परंपरा रही है घोटाला करने की। यहाँ पर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रहते हैं, वो तो गुड़ रह गए, अब उनके चेला जो है यहाँ के महापौर शक्कर बन गए, घोटाले ऊपर घोटाला करा, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ में आज का प्रदर्शन है। अगला निगम चुनाव में जीत रही है भाजपा यहाँ से, क्या लगता है? निश्चित तौर पे जीतेगी। हमारे माननीय मोदी जी की सुशासन, विष्णु जी की सुशासन चल रही है और जो जिस गरीबों को वंचित किया था, पूरे 5 साल प्रधानमंत्री आवास में दिया, हमारे मुख्यमंत्री जी उनको संवेदनशील 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास दे रही है। गरीबों के लिए पेयजल की योजना है, उनको स्वच्छ पेयजल मिले, बिजली मिले, जो मूल सुविधा है देने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा का घेराव किया गया था, इनकी मुख्य मांगे तो जो है यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। क्या कुछ डिमांड थी, क्या उनकी मांगे जो जायज लगी अभी तक? इनकी जो 12 बिंदु हैं, 12 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है। आज इस पर जो है जांच के बाद ही कुछ चीज। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल दी गई, जो 2 लेयर सिक्योरिटी था उसको तोड़ के 3 लेयर को भी मान गए। नहीं, पहला लेयर तो जनरली टूट ही जाता है, दूसरा लेयर में जो है इसको जो है रोका गया था और मुस्तैदी के साथ पुलिस वाले भी खड़े हुए थे। उन्होंने क्या ज्ञापन आप तक किया कि नहीं? देखिए, मैं तो इंतजार कर रहा था कि कम से कम क्षेत्र की जनता के लिए 4.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी जगी है। 4.5 साल पहले नगर निगम भिलाई चरौदा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। अभी नगर निगम चुनाव नवंबर दिसंबर में प्रस्तावित है। चुनाव में अपना एजेंडा तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज निगम घेराव का दिखावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 2 साल हो गए, महापौर निधि का 1 फूटी कौड़ी पैसा महापौर निधि का नहीं दिया है। 1.5 साल का पार्षदों का पार्षद निधि नहीं मिल पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी किस हिसाब से कहती कि हम क्षेत्र की जनता के लिए खड़े हैं। यदि यहाँ समस्याएं थी, भिलाई चरौदा नगर निगम में यदि समस्याएं थी, तो आज मंच का ही तस्वीर निकाल लीजिए। क्या क्षेत्रीय विधायक जी उस धरना प्रदर्शन में शामिल थे? भारतीय जनता पार्टी को 4.5 साल में क्षेत्र की जनता की याद नहीं आई, क्योंकि अब उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए आज वो धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या लगता है कि आपको मतदान होगा? देखिए, सबको जग जाहिर है, जितने लोग आए हैं आप उतने लोगों में से आप पूछ लेते भिलाई चरौदा की कितने जनता आज धरना प्रदर्शन में आए थे। ये तो आनन फानन में शहर भिलाई संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन सिर्फ चुनावी रणनीति के तहत किया गया है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चैलेंज करता हूं, आप लोगों के माध्यम से, एक भी मुद्दा भिलाई चरौदा नगर निगम के खिलाफ दिखा दो, पूरे प्रूफ के साथ दिखाओ। मीडिया की सुर्खी बनने के लिए धरना प्रदर्शन करके लोगों को गुमराह करना ये आसान है। आप प्रूफ लाइए, मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं। यदि निगम में अनियमितता होती, नगर निगम में सफाई व्यवस्था नहीं होती, नगर निगम में पेयजल की यदि समस्या रहती, तो 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां थे? सरकार इनकी है, विपक्ष में ये है, तो आज तक धरना प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? सड़क नाली को लेकर भी एफआईआर करवाएंगे, इसके बारे में कोई प्रश्न? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनाई है। आज इनके ही लोग, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोग हो, जब काम आता है तो टेंडर लेने के लिए आगे आ जाते हैं। जब शहर सरकार विकास नहीं कर रही तो टेंडर किस बात का ले रहे हो? उन्हीं मंडल अध्यक्षों को लोग पूछ लो। यहां तो कांग्रेस का महापौर बैठा, कितने काम उनके नाम पे चढ़ा हुआ है, ये पूरे रिकॉर्ड आपको मैं दे दूंगा। रही बात अनियमितता की, एक भी प्रूफ तो दो, किसमें अनियमितता हुआ एक प्रूफ दे दो, मैं जांच करवा दूंगा।
भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, पीएम आवास का पैसा खाने का आरोप लगा है, क्या कहना चाहते हैं? 80 करोड़ बता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 2018 से लेके 2024 तक नगर निगम भिलाई चौरोदा में 5,400 आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 5,393 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इनकी सरकार बनने के बाद मात्र 622 आवास अभी हमको स्वीकृति मिला है। 2024 से 2026 तक 622 भारत सरकार के आप पोर्टल में देख भी सकते हैं। मात्र उसमें 40 आवास पूर्ण हुए हैं, बाकी आवास अभी प्रगतिरत है। 2018 से लेकर 2023 तक तो कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, शहर सरकार कांग्रेस की थी। उस समय 5,400 आवास स्वीकृत हुआ है और इनकी सरकार आने के बाद 622 आवास स्वीकृत हुए हैं। तो ये तो जनता को दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप भारत सरकार के पोर्टल में अभी आप क्लिक कर लीजिए, भिलाई चौरोदा में आज दिनांक तक कितने वर्ष में कितने आवास स्वीकृत हुए, ये निश्चित रूप से सामने आ जाएंगे। रही बात यदि किसी भी प्रकार की अनियमितताएं हैं तो आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है। आप तो छोटे छोटे मामले में ईडी और सीबीआई भेज देते हैं, तो ईडी और सीबीआई क्या कर रही है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने न्यायिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए नया रोस्टर जारी कर दिया है। यह रोस्टर 3 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नए रोस्टर में विभिन्न डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के बीच मामलों को नए सिरे से बंटवारा किया गया है। इसके साथ ही रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भी नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नए रोस्टर के अनुसार चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच जनहित याचिकाएं, रिट अपील, हैबियस कॉर्पस, आपराधिक अपील, पूंजी दंड स्तर संदर्भ, आपराधिक अवमानना, एफआईआर निरस्तीकरण से जुड़ी याचिकाएं और विशेष रूप से आवंटित मामलों की सुनवाई करेगी। वहीं जस्टिस संजय के अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच को वे सभी आपराधिक मामले सौंपे गए हैं जो किसी अन्य डिवीजन बेंच को आवंटित नहीं है। जस्टिस संजय अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच वर्ष 2016 से लंबित दोष मुक्ति अपीलों की सुनवाई करेगी। इसके अलावा जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू और जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच को सिविल मामलों, कंपनी अपील, वैवाहिक मामलों की प्रथम अपील कर संबंधी प्रकरण, ट्रिब्यूनल आदेशों के विरुद्ध रिट याचिकाएं तथा कमर्शियल अपीलेट डिवीजन के मामलों की सुनवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो के 16 साल पुराने ट्रैप मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल मरकंडे और लिपिक रमेश कुमार चौहान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जस्टिस रजनी दुबे की एकल पीठ ने कहा कि अभियोजन रिश्वत मांगने का आरोप संदेह से परे साबित नहीं कर सका। मामला वर्ष 2010 का है। शिकायतकर्ता श्याम कुमार तिवारी ने आरोप लगाया था कि उनकी शिक्षाकर्मी पत्नी का रुका हुआ वेतन जारी करने के बदले 5,000 रुपए रिश्वत मांगी गई। शिकायत के बाद एसीबी ने ट्रैप कार्यवाही कर राशि बरामद की थी। बाद में विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सामने आया कि वेतन का चेक ट्रैप कार्यवाही से पहले ही जारी हो चुका था। कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का वैज्ञानिक परीक्षण नहीं कराया गया, एफएसएल रिपोर्ट पेश नहीं हुई और आवश्यक कानूनी प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अदालत ने माना कि केवल रकम की बरामदगी से रिश्वत मांगना साबित नहीं होता। पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। दुर्ग जिले में सोशल मीडिया पर वायरल एक एआई जनरेटेड विवादित धार्मिक पोस्ट ने जिले में तनाव पैदा कर दिया है। इस मामले को लेकर यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। काउंसिल ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही की मांग की है। काउंसिल का आरोप है कि वायरल पोस्ट में ईसाई और हिंदू दोनों धर्मों के आराध्य स्वरूपों को लेकर आपत्तिजनक सामग्री फैलाई गई है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई है। ज्ञापन में विशेष रूप से ये मांग की गई है कि दोषी चाहे किसी भी समुदाय का हो, उसके खिलाफ बिना किसी पक्षपात के कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही भविष्य में इस तरह की भड़काऊ और फेक सामग्री पर प्रभावी रोक लगाने और जिले में सभी धर्मों के बीच शांति व आपसी सम्मान बनाए रखने के लिए प्रशासन से ठोस कदम उठाने की अपील की गई है। वर्तमान में एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है और वो कृष्ण ईश्वर और हिंदू ईश्वर के विषय में लेकर के, तो जिन्होंने भी इस वीडियो को बनाया है हम उसका घोर निंदा करते हैं और मसीह समाज हमेशा सभी ईश्वरों का एक समान आदर और सम्मान करते हैं और इससे हमें भी
आघात पहुंचा है, दुख पहुंचा है कि इस प्रकार का जो कृत्य हुआ है वो धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का कार्य है और दो समुदाय के बीच में एक झगड़े की स्थिति को उत्पन्न करने के लिए हुआ है। और हम एसपी साहब से और एडिशनल एसपी साहब से मिलकर के आवेदन दिए हैं कि जिन्होंने ये वीडियो बनाया है उनकी गहरी जांच की जाए और उसका सही तरीके से न्याय करके उसको दंडित किया जाए। एसपी साहब ने बताया कुछ लोगों के ऊपर में एफआईआर भी हुआ है, तो मसीह समाज इसका घोर निंदा करता है और मसीह समाज हमेशा शांतिप्रिय तरीके से कार्य कर रहा है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी ईश्वरों का सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में एक आत्मिक और प्रेम भरा सौहार्द बना रहे, सभी धर्म एक साथ मिल करके अपने अपने आराध्य की आराधना कर सके। ऐसा तो अभी नहीं बोला जा सकता है, जांच का विषय है और हमें आश्वासन मिला है कि इसकी सही तरीके से जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा, चाहे वो मसीह समाज से ही क्यों ना हो, यदि दोषी होगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया जाएगा। आज हमारा एक ही उद्देश्य था, वर्तमान समय में जो मीडिया संचार के साधनों के द्वारा जो वीडियो डाला गया है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को और अन्य देवी देवताओं के साथ उनकी तुलना की गई है और उसमें दूसरे ईश्वरों को नगण्य बताया गया है और इस तरह से हमारा जो समुदाय है, अन्य जो धर्म के लोग हैं हमें बिल्कुल गलत समझेंगे, जबकि यह वीडियो हमारी जानकारी के अनुसार हमारी किसी भी सामाजिक संस्था ने या लोगों ने इसे नहीं डाला है। इसे उन लोगों ने डाला है जो दोनों समुदाय के बीच में जो झगड़ा उत्पन्न करना चाहते हैं, जो इस देश में शांति, धर्मों के बीच में एकता जो नहीं चाहते वही लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये एक प्रकार से कहा जाए ये धर्म विरोधी काम ही नहीं लेकिन ये देशद्रोही भी काम है और इसीलिए एडिशनल एसपी महोदय को और एसपी महोदय को हमने आवेदन दिया है, उनसे मांग की है, उनसे गुजारिश की है कि इसकी गहन छानबीन की जाए और दोषी जो भी हो उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उसके विरुद्ध कानून सम्मत जो कार्रवाई है वो किया जाए। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आरोप है क्या कभी सत्यापित हुए हैं वो, और जहां तक मेरी जानकारी है जो आरोप लगाते हैं उनके पास सबूत भी होना चाहिए। सबूत के साथ आप बात करें तो जरूर हम उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन आरोप लगाकर सिर्फ हमको आरोपित कह देना, दोषी मान लेना, ये गलत है। लेकिन महोदय मैं आपको ये बताना चाहूंगा अभी तक किसी भी अदालत ने धर्मांतरण के केस को लिया जरूर है, पर अभी तक मैं आश्चर्य खुद करता हूं कि ये साबित क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप जुर्म किए हैं तो उसका बू, उसकी खुशबू, उसका सबूत अवश्य आपके पास होगा, आप दो ना और दोषियों को सजा दो, क्योंकि हमारा समाज धर्मांतरण के ही खिलाफ है और हम किसी का धर्मांतरण नहीं करते हैं। बिलासपुर में आज जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन बड़े उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। तेजस लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कक्षा पहली से प्रवेश लेने वाले नन्हे बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। अतिथियों ने बच्चों को नई पुस्तकें और स्कूल ड्रेस भेंट कर उनके शैक्षणिक जीवन की शुरुआत को यादगार बनाया। वहीं 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को साइकिलों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्ति के बाद भी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दे रहे शिक्षकों तथा विभिन्न उपलब्धियां हासिल करने वाले शिक्षकों और विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। अतिथियों ने सभी छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मीडिया से चर्चा में तोखन साहू ने कहा कि जर्जर स्कूल भवनों, शौचालयों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमियों को दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं शिक्षकों की कमी वाले क्षेत्रों में भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने, संसाधनों का विस्तार करने और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे डिप्टी सीएम, हमारे विधायक जी और सभी अभिभावक, सभी बच्चे सम्मिलित हुए हैं। ऐसे अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शासन की मंशा साफ है कि हमारे बच्चे खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े। हम शिक्षा से ही अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक अच्छे मानव समाज का निर्माण कर सकते हैं और सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारे बच्चे, हमारे नौनिहाल खूब अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और शासन के साथ शिक्षा ग्रहण करें और हमारा यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारा यह प्रदेश आगे बढ़े, ऐसा हमारा प्रयास है। आज जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन हुआ है।
बिलासपुर जिले में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, परिणाम अच्छा है, इसको लेकर जिले में उस हिसाब से तैयारी की गई है। सेवानिवृत्त शिक्षकों की भी सेवाएं ले रहे हैं ताकि वे भी अपने समय का सदुपयोग करें और बच्चों को पढ़ाएं। बिलासपुर जिले में शिक्षा की सुविधाओं में विस्तार हो, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है और निश्चित रूप से राज्य सरकार ने अलग अलग योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का मामला हो, चाहे पेरेंट टीचर मीटिंग का विषय हो और न्योता भोज जैसे आयोजन करके हम शिक्षा को अच्छा वातावरण के साथ आगे बढ़ाने की दिशा में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और उसका अच्छा परिणाम भी दिख रहा है। मैं सभी विद्यार्थियों को नए शिक्षा सत्र की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।